उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहुत तेजी से बह रही है। आप कहीं पे जाइए, गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, बाजार में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, चारों तरफ चर्चा सिर्फ इस बात की है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन से मुद्दे हावी हैं, और इसी बात को हम भी तलाश रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हम जिस व्यक्ति से बातचीत करने जा रहे हैं उन्हें राजनीति का एक लंबा अनुभव है। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य रहे हैं, उन्होंने राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ जयशंकर पांडे जी हैं, जो सबसे हॉट सिटी जिसे कहा जाता है, कई बार राजनीतिक केंद्र रही अयोध्या, वहाँ से आते हैं। जयशंकर जी, आपका जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो आप आपका चुनाव देख रहे हैं, आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा, तमाम चुनाव देखे होंगे, क्या बुनियादी अंतर आप देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में? पिछले चुनाव में और आज के चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि तब जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार सीमित लोकतंत्र पर काम कर रही है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगी हुई है। आज समाचार पत्रों पर इतना सरकारी नियंत्रण है कि समाचार पत्र खुल करके आम जनता की बातों को लिख नहीं पाते। आज बड़े बड़े नेता जो अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर हुआ करते थे, आज चौथे और पांचवें पृष्ठ पर, छठे पृष्ठ पर छपने का काम कर रहे हैं। महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इस समय प्रदेश का मुद्दा है, वो मुद्दा गौर हो गया है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के चुनाव को, प्रदेश के चुनाव को केवल हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कराने जा रही है, राम मंदिर के नाम पर कराने जा रही है। उसकी सोच ये है कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करा दें। ठीक है। और जब ध्रुवीकरण हो जाएगा तो हम जो बहुमत होगा वो हमारे पक्ष होगा और अल्पमत जो होगा वो विपक्ष के पक्ष में। नहीं, वो तो आप भी कर रहे हैं। वो धर्म के आधार पर जीतों को बांटना चाहते हैं, आप चाहते हैं साहब जाति के आधार पर चीजें बढ़ जाए। नहीं, जात के आधार पर हम नहीं चाहते। हम तो ये, हमारा समाजवादी विचारधारा के लोगों का हमेशा ये रहता है कि हम समरसता के आधार पर, सर्व समाज के आधार पर, समाजवादी विचारधारा के आधार पर हम वोट मांगने करते। लेकिन जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम जात के नाम पर काम कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर किस जात का सम्मेलन नहीं किया है? जात के नाम पर सम्मेलन वो स्वयं करती है, आरोप दूसरे पर लगाती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, जिसका वो उपयोग कर रही है। और संपूर्ण प्रचार तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने एकाधिकार बना लिया है, जिसके कारण जो है इस तरीके का वातावरण बनाने में उसको सहायता मिल पा रही है। अच्छा, ठीक है जयशंकर जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको लगता है जो असल मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, भटकाना चाहती है? असल मुद्दे को हटाना ही नहीं चाहती है, असल मुद्दे से समाज के युवा वर्ग को भटकाना चाहती है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जिससे इन लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ये देश के अंदर जैसे उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आप बताइए कि क्या इनकी राजनीति में सबका साथ है, सबका विश्वास है और सबका साथ के राजनीति के आधार पर काम कर रहे हैं? समाज के एक बड़े बड़े वर्ग को ये अपराधी घोषित करते हैं, ये उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये भी कल्पना ही नहीं करते कि देश की आज़ादी के लिए अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल कलाम आज़ाद और जैसे जिन्ना की ही बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो सावरकर ने शुरू किया था भारतीय राजनीति में। अगर सावरकर को ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता के नाम, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के पद से भी ये वंचित करना चाहते हैं। अभी इन्होंने आज 30 जनवरी को, हर 29 जनवरी को हिंदुस्तान में जब ये 26 जनवरी के समारोह का समापन होता था, तो जिस धुन को जो उनकी धुन थी महात्मा गांधी की बड़ी प्रिय धुन थी, उस धुन को उन्होंने समाप्त कर दिया और उस धुन को अलग कर दिया। जबकि उस धुन से
महात्मा गांधी का वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे से प्रार्थना शुरू होती थी और उसी धुन पर ख़त्म होती थी। ये देश के बड़े बड़े महापुरुषों को समाप्त कर देना चाहिए, नया इतिहास बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें सिंह जी, आपका नेता भी तमाम दलों के लोगों को ले लिए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आपकी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि बाहर से लोग आ गए और जो लॉयल वर्कर है उसका हक मारा गया, तो वो कब तक कंप्रोमाइज करता रहे? तो ये एक तरह से कहीं असंतोष है कि नहीं है? ऐसा है कि ये जो असंतोष है ये है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी उन लोगों को ले रही है कि जो उसकी विचारधारा में आकर काम करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, इसी भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दल के लोगों को लेकर के लिया था, तब तो कोई आरोप नहीं लगाया। अगर समाजवादी पार्टी के अंदर कोई आ जाता है तो इनको तब ये आरोप लगाने लगते हैं। नहीं, बात यही है ना कि उन्हीं पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ आपके वर्कर ने 5 साल संघर्ष किया, लड़ाई की, लाठी खाए, आपके नेता उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप एक घंटे बाद उनको फूल पहनाने लगते हैं, माला पहनाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष तो होगा ना। जो संतोष है उसको पैचअप करने का प्रयास किया जाएगा, कर लिया जाएगा, वो होगा। अच्छा, आपको लगता है, देखिए बीजेपी का साफ तौर पे कहना है साहब, गरीबों को राशन मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, एक्सप्रेस वे बन गए हैं, एयरपोर्ट बन गए हैं, और विपक्ष के पास दरअसल है कुछ नहीं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है, तो कोई इशू है नहीं। जिस प्रदेश के अंदर योगी और डबल इंजन की सरकार ये कहती हो कि हमने 18 करोड़ लोगों को राशन दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा, गरीबी की रेखा के नीचे माना जाएगा, उस प्रदेश को विकसित प्रदेश माना जाएगा? आपकी आत्मा उसको विकसित प्रदेश मानेगी? इनको शर्म नहीं लगती इन लोगों को इसको विकसित प्रदेश कहने में। और जहाँ तक गरीबों को राशन दिया जा रहा है, कोरोना का समय है, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मर गए। कोरोना के काल का अगर जांच करा लिया जाए तो योगी और मोदी की सरकार को जेल के भीतर कटघरे में जाना पड़ेगा। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हजारों, यही इसी लखनऊ के अंदर लकड़ी जलाने के लिए, कोरोना पीड़ित लोगों, मृतक लोगों को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था इस सरकार को करना पड़ा था। इलाहाबाद में गंगा के किनारे जब लाशें निकलने लगी तो योगी सरकार ने उस डीएम को हटा दिया जिसने जहाँ पर लाशें निकल रही थी। कोरोना का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि योगी सरकार के ज़माने में लाखों आदमी, हजारों आदमी बगैर दबा के मर गए, बगैर ऑक्सीजन के मर गए, बगैर कफन के लोगों को उन्होंने जलवा दिया। उन्होंने जो बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता था, इन्होंने कोई मैनेजमेंट किया ही नहीं। इनकी अदूरदर्शिता के कारण हजारों आदमी मर गए। उसमें कोई क्या चमत्कार कर सकता था? चमत्कार की बात, इनके पास बेड ही नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, दवा नहीं थी। वो तो कह रहा ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं। वो झूठ बोल रही है, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन। मेरी लड़की की सास इसी मेडिकल कॉलेज में, हिंद मेडिकल कॉलेज में, हम लोगों ने 6 लाख का ऑक्सीजन की व्यवस्था की, इसके बाद मर गई। बाहर से हम लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन लगाना पड़ा था, रात भर हम लोग खड़े रहते थे। आपके टांडा में ऑक्सीजन की छोटी सी फैक्ट्री है जिसके पास मिलों नायब तहसीलदार और तहसीलदार नियुक्त किए गए थे ऑक्सीजन बांटने के लिए। ये सरकार झूठ की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है भारतीय झूठ पार्टी। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी है और उत्तर प्रदेश वालों को उससे सतर्क रहना चाहिए, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आ गए हैं, गृह मंत्री आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ है, इतना बड़ा लॉ फौज फाटा आ रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए चुनाव में? हमारे लिए समाजवाद, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा सच बोलने वालों की पार्टी थी। ये लाल टोपी से इसलिए घबराते हैं कि लाल टोपी ही लोग जो हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सांप्रदायिक और इनके जैसे सांप्रदायिक संगठनों का मुकाबला सड़क पर करते हैं।
और सड़क पर करने की या संघर्ष करने की क्षमता केवल समाजवादी पार्टी विचारधारा और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी में है। अच्छा जयशंकर जी, आपको ये लगता है कि राम मंदिर, आप अयोध्या से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक राजनीति किए, पूरे देश की राजनीति को बदल दिया मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपको इस प्रदेश का सबसे प्रबुद्ध पत्रकार मानता हूँ। भारतीय जनसंघ का के ज़माने में सन 52, 57, सन 62 3 चुनाव हुए हैं। इन तीनों चुनाव का घोषणा पत्र आप देख लीजिए। इन तीनों चुनाव के घोषणा पत्र में 52, 57 और 62 में न राम मंदिर का उल्लेख है और न राम का उल्लेख है। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने उस समय सन 60 के दशक में चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन किया था। और रामायण मेला का आयोजन इसलिए किया था कि रामचरितमानस की विशेषताओं को, उसकी कला को, उसकी संस्कृति को, उसके भ्रातृत्व को, उसकी शिक्षा को, उसके गुरुत्व को पूरे देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बिखेरा जाए। लेकिन अब तो बीजेपी खुले तौर पे कह रही है, बीजेपी कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो तो नारा दे रही है। जो नारा वो दे रही है वो राम के भक्त नहीं है, वो मनी राम के भक्त हैं। उनकी राम में आस्था नहीं है, उनकी मनी राम में आस्था है। ये पैसे वाले लोग हैं। मैं पूछता हूँ कि इन्होंने राम के चरित्र का क्या अनुसरण किया है? समाजवादियों ने तो राम के चरित्र के अनुसरण करने की बात की है। ये राम के समाजवादी जो है वो राम का अनुयायी है, ये राम के कारोबारी हैं। ये राम वो तो बार बार आप पे आरोप मैं जो आरोप वो लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ अभी इन्होंने इनके एक नेता ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो राम के हत्यारे थे कार सेवकों का मुकदमा, मैं कहता हूँ, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। जिस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रमुख सचिव कौन थे? आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी थे। आज वही नृपेंद्र मिश्र जो उस समय जिन कार सेवकों के पर गोली चलाने वाली बातें कह रहे हैं, उस समय तो प्रमुख सचिव माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ही थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनके न्यास के मंदिर निर्माण समिति की आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा है कि नहीं है? तो नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी? अगर इतनी नैतिकता हो तो आरोप लगाएं, नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए झूठ बोलने पर। नहीं, आपको लगता है कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ था? मैं मुलायम सिंह यादव ने भारतीय संविधान की शपथ ली थी। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सीमित शक्ति का उपयोग किया था और भारतीय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान और शपथ का निर्वहन किया था और अपने दायित्व का निर्वहन किया था। आज नहीं तो कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के ऐसे आदमी थे जिन्होंने संविधान की शपथ ली और उसका उन्होंने निर्वहन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये संविधान की शपथ तो खाते हैं लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। जयशंकर जी, उत्तर प्रदेश में ये ऐसा चुनाव है कि जब चुनाव आयोग सख्त है, चाहता है कोरोना न फैले, लोगों का जीवन प्रथम है और इसीलिए अब आपको वर्चुअल रैली करनी पड़ रही, तो कितना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आमतौर पे उत्तर प्रदेश को इस चीज़ की आदत नहीं है, बड़ी बड़ी रैलियां आप करते रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक नया चैलेंज, नई चुनौती आपके सामने आ गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक नई चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने आई है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे चुनाव आयोग का मामला हो। और अभी आपको याद होगा कभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय से चुनाव आयुक्तों को, माननीय सम्मानित चुनाव आयुक्तों को अपने कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में चुनाव आयुक्त को सरसरी मीटिंग के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता। अच्छा। और बुलाया गया था और इसकी निंदा भी हुई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुनाव आयोग का कोई नियम नहीं लागू होता। लेकिन अगर जयशंकर पांडे, अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, हमारे नए नए जो नेता हैं, चाहे आनंद भदौरिया जी हों, सुनील साजन जी हों, चाहे उदयवीर जी हों, हम लोग कहीं मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर तुरंत
मुकदमा कायम करा दिया जाता है। तो आपका कहना है कि चुनाव आयोग पक्षपात चुनाव काम कर रहे आयोग हैं? चुनाव आयोग पर दबाव डाल के पक्षपात कराया जा रहा है सर प्रशासन के द्वारा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? दूसरे दलों के आए लोगों को समायोजन बड़ा चैलेंज हो रहा है कि या जनता आप जिस मुद्दे को पे चुनाव चाहते हैं उससे भटक रही है? जनता सड़क पर आकर के इनसे चुनाव लड़ेगी। आज महंगाई का जितना बड़ा मुद्दा है, बेकारी का जितना बड़ा मुद्दा है, हमारा रोजगार का सूचकांक कहाँ पहुँच गया है, बेकारी का सूचकांक कहाँ पहुँच गया है, आज छिपाया जा रहा है। आज लोगों से इसका ध्यान भटकाने के लिए केवल हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। ये इतना जहरीला भाषण करते हैं और इतना जहरीला बयान देते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी कभी इनके लोकतांत्रिक विचारधारा पर तरस आती है कि क्या शासन और सत्ता के लोग इस तरीके का भाषण करेंगे? आने वाली पीढ़ियां इनसे क्या सीखेंगी, क्या जवाब देंगी? नहीं, तो आपको क्या लग रहा कि आपके नेता भी तो आखिर में पिछड़ों की जनगणना की बात करते हैं? पिछड़ों की जनगणना, ओबीसी को लेकर के ज्यादा जनगणना, भाई मैं कहता हूँ कि पिछड़ों की जनगणना, किसी की भी जात की जनगणना हो जाए, इसमें बुराई क्या है? जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी उसको उतना हिस्सा मिलेगा, तो हर आदमी कहता है। लोकतंत्र में भी सारे लोग मानते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि भारत सरकार में अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति के कितने सचिव हैं? एक भी सचिव नहीं है, एक सचिव नहीं है। हाँ, क्या इसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं है? वो समाज कैसे तरक्की करेगा कि जिसमें समाज के सारे वर्ग को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? हमसे उन्होंने पूछा कल कि आरक्षण क्या होता है। वो इसलिए आरक्षण हमसे पूछे आपका नाम क्या है? हमने बताया जयशंकर पांडे। कहना ब्राह्मण है। कहना आरक्षण का मतलब? हम कहने मैं तो समाजवादी हूँ और आरक्षण का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र को पोलियो हो गया है तो बाप की इच्छा कहती है कि बेटा कमजोर, अगर इसको 1 गिलास दूध मिल जाता तो इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। यही आरक्षण है। अब समानता की बात करते हैं। अच्छा, आपको लगता है सर कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी एक दूसरे के साथ द्वंद्व कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कैराना का इशू उठा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आपके जो दागी कैंडिडेट है, तो आप कोई मौका तो दे ही देते हैं ना विपक्ष को कि नाहिद हसन जैसा जब कैंडिडेट होगा आपका तो उनको मौका मिल जाता है मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके ऊपर मुकदमा कायम है तो आप उसको अपराधी तो नहीं मान सकते जब तक उसका निर्णय न हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा काम है तो कोई बात नहीं, तब उनको अपराधी लगता है। इसी कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। योगी जी के शहर में एक व्यापारी को होटल में पीट कर मार डाला जाता है और जो मारने वाले अधिकारी हैं डीएम और एसपी दोनों उस पीड़ित मृतक परिवार को बुला करके कहते हैं कि तुम सरकार के खिलाफ न लड़ो, सरकार से लड़ नहीं पाओगी। इसका वीडियो वायरल होता है। तब योगी जी नहीं कहते कि हमारी सरकार में बड़ा गलत हो गया। इनको समाजवादी पार्टी के बारे में को डीएनए में इनकी बुराई दिखाई पड़ती है। ये डीएनए हमारे डीएनए में तक में जाते हैं। हमारे नेता को कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय अखिलेश यादव को कहते हैं इनके रक्त में तमंचावादी रक्त बह रहा है। ये कहने में इनको शर्म नहीं लगती? आपको लगता है कि इस बार चुनाव में बड़ी भाषा अमर्यादित होती जा रही है? इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और इनके बड़े बड़े नेताओं को जो शुचिता, पवित्रता, भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, उद्बोधन, अच्छे से अच्छे कलात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन चरित्र में उसको कभी निखारने का प्रयास नहीं करते, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सबक सीखना चाहिए। अगर ये डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक राज करना चाहते हैं तो इनको अपने भाषा पर संयम रखना पड़ेगा। जयशंकर जी, आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव में है नेता जो है, जो मर्यादा है भाषा की टूट रही है? जी बिल्कुल टूट रही है, दोनों तरफ से। अब सब तरफ से। डॉक्टर लोहिया कहते थे राजा का राई भर पाप प्रजा के पहाड़ भर पाप के बराबर होता है।
अगर सत्ता दल का आदमी कोई गलती करता है तो ये ज़्यादा बड़ी गलती मानी जाएगी बनस्पत प्रतिपक्ष की गलती की। और इसका आशय आप समझ गए हो। ठीक है, जैसे कर जी एक बड़ा होड़ लगा हुआ उत्तर प्रदेश में कि हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल ये दिखाने की कोशिश में हैं कि वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आपके नेता भी फरसा लेकर के परशुराम के मंदिर जाते हैं, सारे नेताओं को बुलाते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्या है? ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि जब कोई पूछता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की दुश्मन है, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री निवास में ही उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती मनाई थी और उस परशुराम जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जनेश्वर मिश्र जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और जिनके नाम एक बिस्सा जमीन, एक बीघा जमीन उनके घर पर न रही होगी, उनके नाम पर जनेश्वर पार्क बना करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण समाज के नाम को प्रतिष्ठित करने का काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री थे। अखिलेश यादव जी ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। योगी सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के अनुदान को समाप्त कर दिया। आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे अयोध्या गए थे और उन्होंने अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी और कहा था कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से होगा। लेकिन जब आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंतिम विश्वविद्यालय का शिलान्यास आधारशिला रखने जा रहा हूं, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि योगी जी ने आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का जो वादा किया था उसका क्या हुआ, उसको भूल गए। और संस्कृत केवल ब्राह्मण की ही भाषा नहीं है, आज संस्कृत सर्वजात की भाषा है और संस्कृत के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जयशंकर जी आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि जो परिस्थितियाँ, बदली हुई परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चुनाव खतरे में है, चुनाव निष्पक्ष हो नहीं रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से मुकाबला कैसे करेंगे आप? इनकी मुकाबला जनता संगठित होकर के करेगी। जब आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था उस समय भी लगता था कि आने वाले दिन में इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है तो अपने आप जन आंदोलन चलता है और भारतीय जनता पार्टी की इस सांप्रदायिक सरकार का मुकाबला जनता महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई अराजकता और निरंकुशता का मुकाबला करती हुई उनको आने वाले इस विधानसभा चुनाव में पराजित करेगी। ठीक है, आपको लगता है मैं आपसे वही पूछ रहा था कि ये चुनाव कैसे आप अलग देखते हैं? आपने 50 चुनाव सुने देखे, 20 चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा उस चुनाव को मैं अलग इसलिए देखता हूं कि इस समय सरकार अधिकारियों का अपने पार्टी का सदस्य बना करके इस्तेमाल कर रही है। पहले ऐसा कम होता था, इक्का दुक्का होता था। अब ये सरकारी कर्मचारियों को अपनी पार्टी का सदस्य मान करके काम कराना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयशंकर पांडे जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम बात रखी और उन्होंने कहा बात तो जनता ने अपनी रख दी थी इमरजेंसी के समय में, उसकी तुलना में आज का वक्त तो कुछ भी नहीं है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.